हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जून और दिसंबर 2015 में पूछे गए ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट है, इफ़ भी इज ए वेक्टर स्पेस W1 W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V देन W1 यूनियन W2 इज ए वेक्टर स्पेस। कह रहा है कि यदि V एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 इसके सब स्पेस हैं, तब W1 यूनियन W2 भी एक वेक्टर स्पेस होगा। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम इसे इस तरह से शो करेंगे, लेट V इज इक्वल टू R³ बी ए वेक्टर स्पेस एंड W1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल vectors x, y, 0 such that x, y belongs to R and W2 is equal to the set of all vectors 0, y, z such that y, z belongs to R आर सब स्पेसेस ऑफ V। ठीक है, यहाँ पर R³ एक वेक्टर स्पेस है और W1 W2 इसके दो सब स्पेस हैं। तब अब यहाँ पर हम W1 और W2 के दो एलिमेंट ले लेते हैं। W1 का एलिमेंट 1 2 0 और W2 का एलिमेंट 0 2 3। अब इन दोनों का हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 4 3, जो कि ना ही W1 से बिलोंग करता है ना ही W2 से बिलोंग करता है। जब यह W1 और W2 दोनों में से किसी से बिलोंग नहीं करता है तो यह डेफिनेट है कि यह W1 यूनियन W2 से भी बिलोंग नहीं करेगा। और इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि W1 यूनियन W2 इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर W1 यूनियन W2 को वेक्टर स्पेस होने के लिए 1 4 3 को भी W1 यूनियन W2 से बिलोंग करना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद दूसरा, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा द मैट्रिक्स, ठीक है, इज इन्वर्टिबल, दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए तो हमें हमेशा 1 आता है, जो कि 0 से ग्रेटर है। देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ठीक है, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। इन्वर्टिबल होने के लिए डिटर्मिनेंट हमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, देयर इज नो 3/3 मैट्रिक्स फॉर विच द मिनिमल पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर। बोलता है ऐसा कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं है जिसके लिए मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर हो। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है। हम एक काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा इसे शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेंगे 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, और हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ Ti माइनस ए, तो हमें क्या मिलता है TQ। ठीक है, हम यहाँ पर x भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब सो मिनिमल पॉलिनोमियल कैन बी, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, T हो सकता है, मतलब इसे डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल T या T स्क्वायर या TQ हो सकता है। अब इसमें से कौन मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, तो कम पावर वाला। ठीक है, इनमें से कम पावर वाला। ठीक है, और जिसमें कि हम T की जगह A पुट करें तो वह किसके इक्वल हो जाए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो जब हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं, सबसे कम पावर वाला पॉलिनोमियल से, अगर हम इसे लेते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल के रूप में, अगर हम इसे लेना चाहें, चेक करें, तो यदि हम T की जगह A पुट करते हैं तो यह जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यह मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब T स्क्वायर लेते हैं तो उसमें यदि एक T की जगह A लेते हैं, ठीक है, तो A स्क्वायर और A स्क्वायर हमें जीरो मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि PT इज इक्वल टू T स्क्वायर, यानी कि अगर हम T की जगह x लें तो PX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम क्या कहेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि ऐसा कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं है जिसका कि मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है। इसके बाद अगला, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विथ बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू V एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसे इस तरह से शो कर देंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू x1, x2, x3। ठीक है, अल्फा एक वेक्टर है, इसी तरह से बीटा एक वेक्टर है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू y1, y2, y3। देन इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विथ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y2 प्लस x3 इंटू y3। अब यदि हम बीटा का वैल्यू अल्फ़ा ले लें, ठीक है, बीटा का वैल्यू यदि हम अल्फ़ा लें तो फिर उस स्थिति में इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा विथ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बीटा
की जगह अल्फ़ा लेंगे तो y1 y2 y3 की जगह क्या आ जाएगा x1 x2 x3, जिसके कारण यह किसके इक्वल हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है फॉर ऑल बीटा, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा विथ बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा की जगह हम कोई भी वेक्टर लें, ठीक है, जो कि भी का एलिमेंट हो, तो वह किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो यह रिलेशन जब हमें 0 के इक्वल मिल रहा है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि x1 x2 x3 0 होगा, क्योंकि इसी स्थिति में x1 x2 x3 का वैल्यू 0 होने की स्थिति में ही हमें तीनों के स्क्वायर का सम क्या होगा 0 होगा। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अल्फ़ा एक 0 वेक्टर है, ठीक है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बाद अगला, द नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम r³ टू r डिफाइंड बाई t ऑफ x, y, z इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस z इज 2। तो हम यहाँ पर इसे कैसे चेक करेंगे? नलिटी क्या है? नलिटी है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ t कैसे निकलता है? कर्नल ऑफ t है क्या? यह r³ के उन एलिमेंट्स का सेट है जिसका कि t इमेज हमें क्या मिलता है 0 वेक्टर, ठीक है। तो कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स x y z बिलोंग्स टू r³ सच दैट, अब इसकी जगह हम इसका वैल्यू लिख देते हैं x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। यानी हमें x y z का वे वैल्यू लेना है जिसके साथ यह रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चूँकि नलिटी पता करना है, यानी कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t हमें पता करना है, तो इसे हम कैसे पता करेंगे? तो यह जो रिलेशन दिया हुआ है इसकी सहायता से पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, या y का या z का निकाल लेंगे, तीनों में से किसी एक का निकाल लेंगे। उसके बाद हम r³ के इस एलिमेंट को, ठीक है, x y z इज इक्वल टू x की जगह माइनस 2y माइनस z लिख देंगे, फिर कॉमा y कॉमा z। अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें y और z, ठीक है, मौजूद हैं, तो इसे y और z के टर्म्स में इस तरह से रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक बार y कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ 0, फिर z कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 0 1। तो इस आधार पर हमें बेसिस फॉर कर्नल ऑफ t क्या निकलता है? -2 1 0 और -1 0 1। हैंस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हैंस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू 2, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है दिसंबर 2015 से। यहाँ पर है पहला, n बाई n मैट्रिक्स ऑलवेज हैज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। एक n बाई n मैट्रिक्स का हमेशा n अलग अलग आइगन वैल्यूज़ होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? कहेंगे यह स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉर एग्जांपल हम 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, जो इस तरह से है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हमें लैम्डा का वैल्यू यानी आइगन वैल्यू हमें क्या मिलता है 1,1, जो कि दोनों इक्वल है। जबकि हमें यहाँ क्या कर रहा है n डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हमें 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इसके अनुसार आने चाहिए, जबकि हमें यहाँ पर 2 आइगन वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो द गिवन मैट्रिक्स हैज़ नॉट 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, हैंस द स्टेटमेंट इज, ठीक है। जरूरी नहीं कि n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो ही, ठीक है। इसके बाद दूसरा, यूनियन ऑफ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स इज ऑल्सो ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। बोलता है 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का यूनियन भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। कैसे? हम एक एग्जाम्पल के द्वारा शो कर देंगे। हम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लेते हैं इस तरह से, a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू, ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, b2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स। देन इनका यूनियन जब हम निकालते हैं, ठीक है, जो हमें इस तरह से एलिमेंट के रूप में प्राप्त होते हैं यूनियन b में। अब हम यहाँ दिखा देते हैं कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि यह लीनियरली डिपेंडेंट है। कैसे? यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को 3 से, दूसरे एलिमेंट को 3 से, तीसरे एलिमेंट को -1 से, चौथे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमें 0 वेक्टर के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अल्फ़ा की जगह 3, बीटा की जगह 3, मतलब ये सभी क्या है नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। तो जब हमें नॉन जीरो रियल नंबर इस तरह से मिल जाए तो इसका मतलब है कि A यूनियन B इज़ नॉट ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है।
इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होने के लिए हमें यहाँ पर हमेशा जीरो के द्वारा ही यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए था, जीरो। रियल नंबर के रूप में सिर्फ जीरो ही लिया जा सकता था, तभी हम यहाँ हमको जीरो प्राप्त होता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, नॉन जीरो रियल नंबर के द्वारा भी हमें जीरो वेक्टर मिल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। ठीक है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है कि अगर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले तो उसका यूनियन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। ओके, इसके बाद अगला आते हैं, इफ़ ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स देन इट्स एंट्री कैन नॉट बी ट्रू। तो कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? सिंस एनी रो और कॉलम ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स का यदि हम कोई एक रो लें या कोई कॉलम लें, उसके द्वारा जो हमें वेक्टर प्राप्त होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यदि किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अगर एंट्री के रूप में 2 पाएंगे और उस रो या कॉलम का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे उस वेक्टर का, तो हमें 1 कभी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर 2 कैन नॉट बी इट्स एंट्री, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद अगला, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आई और ए इज इक्वल टू माइनस आई। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हमें मिल रहा हो, तो यह क्या ए इज इक्वल टू आई या ए इज इक्वल टू माइनस आई सूचित करता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जरूरी नहीं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो तो ए इज इक्वल टू आई और या ए इज इक्वल टू माइनस आई होगा। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे शो कर देंगे। हम यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं जो जिसके की एलिमेंट इस तरह से हैं, तब ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम देख रहे हैं क्या कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स हमने लिया है वह न ही आई के बराबर है और न ही माइनस आई के बराबर है। ठीक है, न ही यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और न ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निगेटिव है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जरूरी नहीं कि ए आई के इक्वल हो या माइनस आई के इक्वल हो। उसके बाद लास्ट, इफ टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी विथ जीरो एज एन आइगन वैल्यू देन टी इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तो टी नॉट इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, इसे हम कैसे कहेंगे, यहाँ लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ टी माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या है, ये मैट्रिक्स है, टी का मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी तरह से, जैसे कि मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। तो उसी तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, टी विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो यहाँ माइनस, अब चूँकि लेमडा हमें क्या दिया हुआ है, आइगन वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी इज इक्वल टू जीरो। तो जब हमें डिटर्मिनेंट मिल रहा है, टी के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वह मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल नहीं है, और वह मैट्रिक्स जब इन्वर्टिबल नहीं है तो टी भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।